जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो के दौरान हम सीए फाइनल एफआर का नवंबर 22 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप मई 23 नवंबर 23 अटेम्प्ट के स्टूडेंट हैं तो आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोज़ हम लोग लेके आएंगे रिलेटेड टू एफआर एंड एसएफएन। और अगर आपको एफआर की फास्ट ट्रैक बैच परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है हमारे वेबसाइट की invisor.com, जहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, पेपर का ओवरऑल रिव्यू देखते हैं। पेपर पूरा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। पेपर लेंदी था, जो कि पिछले अटेम्प्ट्स में भी रहा है, दैट सेम ट्रेंड कंटिन्यूज। पर इस बार पेपर डिफिकल्ट रहा है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि आप कंसोलिडेशन से चेन होल्डिंग पूछ रहे हैं। आप जो इम्पेयरमेंट का चैप्टर है वहाँ से एक एलिया लिमिटेड वाला क्वेश्चन था, मशीन ए मशीन बी वाला, वो वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप लीज से मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर रिडक्शन इन एरिया एंड इंक्रीज इन रेंट, दो कॉन्सेप्ट मिक्स किया हुआ लीज मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक और एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहा है, अभी एकदम क्लिक नहीं हो रहा है। देयर वर 4 वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड। इससे क्या होता है ना, जब क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं ना तो रिकॉल करने को टाइम लगता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से फाइनेंशियल गारंटी, जो पूछा भी पहली बार गया था। तो इससे क्या हो जाता है, जब कोई ऐसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं और जो लेंदी भी होता है ना, रिकॉल करने को टाइम लगता है। रिकॉल करने को टाइम लगने के कारण क्या होता है, पेपर ज़्यादा छूटता है। एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट पेपर थोड़ा ज़्यादा छूटता है, तो प्रॉब्लम रही है। आई होप कि इंस्टीट्यूट थोड़ा सा लीनियंट रहेगी जब मार्किंग स्कीम की बात होगी, बट लेट्स सी, लेट्स विश फॉर द बेस्ट। तो ओवरऑल पेपर कुछ इस तरह का रहा है। अब इसके बाद हम लोग पेपर का डिस्कशन शुरू करने वाले हैं रिलेटेड टू द सेम। तो जो स्टूडेंट्स अभी अटेम्प्ट दे रहे हैं, यानी ग्रुप 2 बचा है जिन लोगों का, कृपा करके वीडियो इसके आगे मत देखिएगा, डजंट मेक सेंस। एग्जाम पूरी हो जाए उसके बाद में वीडियो देखिएगा, आंसर कंपेयर कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, एक आध आंसर गलत हो जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, उसके कारण अपने मूड ऑफ हो जाता है, पढ़ाई में थोड़ा इम्पैक्ट आता है। रही बात सेक्शन वेटेज की, तो ऑलमोस्ट सेक्शन वेटेज के अंदर अंदर ही पूरे की पूरी चीज़ें पूछी गई थी। सेक्शन वेटेज के लिए हम लोग अलग से एक वीडियो बना देंगे रिलेटेड टू द सेम। तो चलिए आइए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि कंपलसरी पूछा गया था, वो पूछा गया था चेन होल्डिंग से रिलेटेड। अच्छा, इस बार एक नई बात और ये रही कि इंस्टीट्यूट ने मार्किंग स्कीम 126 मार्क्स का टोटल पेपर जो आता था उसे 120 कर दिया। एक ऑप्शनल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने कम कर दिया। ये मैंने डिस्कस भी किया था जब हम MTP1 MTP2 सॉल्व कर रहे थे कि इंस्टीट्यूट ने पैटर्न चेंज किया है। तो पैटर्न चेंज का इम्पैक्ट दिखता है कि एक ऑप्शन कम हो जाता है, इससे डिफिकल्टी बढ़ती है और कुछ नहीं। चलिए, तो वी आर सॉल्विंग द सेम। पहला क्वेश्चन चेन होल्डिंग का है। आपको दिया गया है एक्स वाई एंड जेड, तीन कंपनीज है। 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट दी हुई है। शेयर होल्डिंग एक्स का वाई में है और वाई का जेड में है। एंटिटी को अक्वायर मिडल ऑफ द ईयर पे किया गया, 30 सितंबर 2021। एक्स के पास वाई के 75% शेयर्स है, 80%, और वाई के पास जेड के 75% शेयर्स है। तो सबसे पहला स्टेप हमेशा यही होता है कि आप अपना परसेंटेज होल्डिंग निकाल लें, जो अल्टीमेट कंसोलिडेशन में रहेगा। एक्स का वाई में 80% है, वाई का जेड में 75% है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 80 इंटू 75%, 60% का कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। फिर आपको बताया गया है कि एंटिटी को कितने में अक्वायर किया गया। उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट अ सीजनल बिजनेस, मतलब प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे पूरे के पूरे साल में। मिडल ऑफ द ईयर एक्विजिशन है। 1 अप्रैल 21 के रिजर्व दिए हैं, 30 सितंबर नहीं, 1 अप्रैल के। तो ये ओपनिंग रिजर्व्स हो गए। ठीक है, 70 125। इसके अलावा एक इन्वेंट्री का पॉइंट दिया है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। NCI को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, ये भी पॉइंट बाद में आ जाएगा। आपने परचेज किए थे गुड्स फ्रॉम अक्वायर, वाई परचेज गुड्स फ्रॉम जेड आफ्टर अक्वायरिंग द शेयर्स ऑफ जेड, यानी पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट करना, वो लोग ये बता रहे हैं और कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो हमने जिस दिन एंटिटी को अक्वायर किया उस दिन उसकी नेट एसेट वैल्यू क्या थी वो हमें जानना जरूरी है। तो ऑब्वियसली एसेट माइनस लाइबिलिटी से नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग शेयर प्लस रिजर्व से करेंगे। तो शेयर कैपिटल 1400 1200 दिया है। पहले हम निकाल रहे हैं वाई का, तो वाई का 1400 दिया है। रिजर्व्स ओपनिंग आपको दिए हुए हैं 280 और 70, तो वो दोनों ले लेंगे, 280 और 70। ठीक है, देखिए मैं वैसे तो पूरा पेपर खुद सॉल्व किया हूँ और वही आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहा हूँ, पर कभी कभी क्या हो जाता है, एक आध कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। ये जनरली रहता है क्योंकि स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, तो ऐसा कुछ हो जाता है तो माफ़ कर दीजिएगा। मोस्टली कोई मिस्टेक नहीं है जितना मैं जानता हूँ, बट बाई चांस कोई रह जाए, वैसे तो अभी डबल क्रॉस चेक हो ही जाएगा वो। चलिए फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। अब क्योंकि मिडल ऑफ द ईयर एक्विजिशन हुआ है, हमें मिडल ऑफ द ईयर के रिजर्व चाहिए, तो 280 से रिजर्व्स बढ़ गए होंगे। बैलेंस शीट में 280 से 350 हो गए।
यानी कि 70 से बढ़ गए हैं, 70 से। मिडल ऑफ द ईयर तक आधे बढ़े होंगे बिकॉज इट्स नॉट अ सीजनल बिजनेस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 35। ठीक है, वैसे ही ये जो 70 है, 70, ये 70 से हो गया 175। रिजर्व तो दोनों ही बढ़े हैं ना, दोनों ही बढ़े हैं। तो 70 से 175, 105 का इंक्रीज, उसको भी डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, 52.5। तो ओवरऑल 1400 प्लस 70 प्लस 280 प्लस 35 प्लस 52.5 हमें दिख रहा है 1837.5 का टोटल ओवरऑल इंक्रीज। मेरी बैलेंस शीट टैलीड है, मतलब मेरे कैलकुलेशन तो सही होंगे जहाँ तक है। ठीक है, चलो, तो 1837.5 का ओवरऑल नेट एसेट्स हमको मिल रहा है, किसका? वाई का। जेड का भी निकाल लेते हैं। जेड का आपको शेयर कैपिटल दिया हुआ है 1120, ठीक है, 1120। जेड के रिजर्व्स का ओपनिंग आपको दिया हुआ है 210 और 105, तो 210 105। अगेन मिडल ऑफ द ईयर एक्विजिशन है, तो 280 से 210 कंपेयर कीजिए, 70 डिवाइडेड बाय 2 35, और 210 कंपेयर टू 105, अगेन 105 का इंक्रीज है, डिवाइड बाय 2 52.5। दोनों को सेम रखा है, इंस्टीट्यूट ज़्यादा मेहनत नहीं करता, दोनों के प्रॉफिट रिजर्व सेम रखें। अगर हम ओवरऑल पूरा का पूरा ऐड करें तो आ रहा है 1522.5, यानी एंटिटी को अक्वायर करने का इतना वैल्यू हो गया। चलो, अब आपका परचेज कंसिडरेशन सिंपल है, वाई में तो दिया हुआ है 1190, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं जेड की, तो जेड का 980 दिया है, पूरा 980 नहीं लेते, हम लेंगे कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट वाई में 80% है, हमारा इन्वेस्टमेंट वाई में 80% है, तो वाई के सारे एसेट्स पे अपना 80% राइट, सारे लाइबिलिटीज पे अपना 80% राइट। बैलेंस शीट में 100% जाता है, पर ऐसे जो हम लोग करते हैं ना अकाउंटिंग, वो सिर्फ 80% का करते हैं। तो 980 में भी हमारा राइट 80% है, तो 980 का 80% लेंगे 784, 980 का 80% जो पीसी गुडविल कैलकुलेशन के लिए लेंगे वो 784। सर बाकी का कहाँ जाएगा? बाकी का एनसीआई में जाएगा। एनसीआई वैल्यूएशन करते समय, गुडविल बार्गेन परचेस के लिए नहीं, गुडविल बार्गेन परचेस के लिए नहीं, एनसीआई वैल्यूएशन के लिए। एनसीआई बोला गया था, मैंने कहा था एनसीआई का पॉइंट बाद में देखेंगे। एनसीआई का वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे करना, और फेयर वैल्यू इज फेस वैल्यू, फेयर वैल्यू इज फेस वैल्यू, ऐसा लिखा है फेयर वैल्यू। अज्यूम मार्केट प्राइस टू बी द रेस्पेक्टिव फेस वैल्यू। ठीक है, तो अब शेयर कैपिटल से ले लेते हैं। शेयर कैपिटल है 1400, तो 1400 का 20%, 1400 का 20% बराबर, तो 1400 का 20% 280 बराबर है। दूसरा Z पे ध्यान रखेंगे, 1120 का 40%, क्योंकि हम कंसोलिडेटेड बना रहे हैं X के एंगल से, तो ऑब्वियस ही बात है X के एंगल से आएगा, तो वहाँ पे 40%, तो 40% कितना आ रहा है? 40% आ रहा है 448। अब चेन होल्डिंग का क्वेश्चन एग्जाम्स में इतनी बार आ चुके हैं कि मुझे नहीं लगता अब बच्चे इन सब चीज़ों में गलती कर रहे होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है गुडविल वगैरह का, पीसी प्लस एनसीआई माइनस नेट एसेट्स, इससे मिलेगा। यही फॉर्मूला हम नेक्स्ट स्टेप पे यूज़ करेंगे। हमने पीसी निकाला 1190 वाई का, एनसीआई निकाला 280, नेट एसेट 1837, ये सब कैलकुलेशन हो गए पीछे, तो बार्गेन परचेस आ रहा है 367। जेड का पीसी 784, एनसीआई 448 निकाला था, नेट एसेट 1522 निकाले थे, तो बार्गेन परचेस 290, ओवरऑल बार्गेन परचेस है 658, ये हमारे अदर इक्विटी में ऐड हो जाएगा। पहला स्टेप जो हमने कवर किया, ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया, खत्म। दूसरा स्टेप पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, यहाँ तक प्री हो गया, गुडविल बार्गेन परचेस निकल गया। पोस्ट एक्विजिशन की भाई एक्वायर करने के बाद के प्रॉफिट, उसका एलोकेशन, तो एक्वायर करने के बाद के प्रॉफिट पता है हमें, मिडल ऑफ द ईयर है तो इक्वल ही है, वहाँ 35 आया था, यहाँ भी 35, वहाँ 52.5 आया था, यहाँ भी 52.5, सेम ही रहेगा, कुछ अलग नहीं आएगा, तो 35 52.5। पहले वाई का एलोकेशन कर रहे हैं 80-20, हमारे को और एनसीआई को एलोकेट होगा, हमें और एनसीआई में एलोकेट होगा 28 और 7। अब देखिए बहुत फास्ट डिस्कशन हो रहा है क्योंकि पेपर डिस्कस हो रहा है, एक्सप्लेन नहीं हो रहा। अगर आपको चेन होल्डिंग का एक्सप्लेनेशन सुनना है, आप मे 23 स्टूडेंट है, नवंबर 23, आप सिर्फ एक बार गूगल पे सर्च कीजिए चेन होल्डिंग सुमित सारडा, आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिस वीडियो में बहुत डिटेल डिस्कशन किया है चेन होल्डिंग का। ठीक है, चलो आगे बढ़ना है। 52.5 पे 42 और 10.5, सेम तरीके का एलोकेशन जेड में होगा, पर 60-40 होगा, और वहाँ एक और एडजस्टमेंट है जो करना है, जो कि था परचेज का। 35 लाख की इन्वेंट्री है जो पड़ी है वाई के पास, 35 लाख ऑफ इन्वेंट्री फिगर इंक्लूडेड इज परचेज फ्रॉम जेड, कितने में खरीदा? 25% प्लस पे, तो 35 लाख में तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है ना, 35 लाख इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री ऑफ वाई, तो वाई की इन्वेंट्री में तो प्रॉफिट के साथ है, जेड ने बेचा, तो आपको क्या करना है 35 को
इज कॉस्ट प्लस, यानी 35 इज 125%, 35 इज 125%। तो अगर आप 125% हटा देते हैं तो करीब 7 लाख आता है, 7 लाख। तो 7 लाख रुपीज़ एलिमिनेट करना है प्रॉफिट्स में से, ठीक है। 7 लाख एलिमिनेट करना है। मैंने रिटेन अर्निंग में से 7 लाख रुपीज़ एलिमिनेट किया है। क्या किया हमने? 35 लाख डिवाइडेड बाय 125% इंटू 25%, ऐसे, ठीक है। चलो, ये इन्वेंट्री में से भी माइनस करेंगे बाद में। तो प्रॉफिट शेयर 35 रिजर्व शेयर, 35 60 40 हो जाएगा, 21 और 14। वैसे ही 52.5 माइनस 7 है 45.5, उसका 60 40 हो रहा है 27.3 और 18.2, ठीक है। अब हमें चाहिए कंसो रिजर्व्स और हमें चाहिए एनसीआई। एनसीआई के बेस फिगर्स हमने पीछे निकाले थे 284.48, 284.48, पहले ये दोनों ले लेंगे 284.48। और रिजर्व के शेयर और रिटेन अर्निंग के शेयर हमने निकाले थे 7 14 10.5 18.2, ये पूरा ऐड कर देंगे। इस फिगर में से जो इन्वेस्टमेंट्स याद है, इन्वेस्टमेंट्स जो हमको दिए गए थे 980, ठीक है, इसमें से हमने सिर्फ 784 लिया था, 784 लिया था हमने पीसी कैलकुलेशन के लिए। जो डिफरेंस है, डिफरेंस उसका एडजस्टमेंट यहाँ पे होगा 196, लेस कर देंगे। एसेट साइड है ना, और एनसीआई लिखते हैं इक्विटी साइड पे, तो ऑब्वियस सी बात है लेस कर देंगे। फिगर हो गया 581.7, ये जाएगा एनसीआई में, ठीक है। कंसो पीएल एक्स के रिजर्व्स ले लेंगे, आपको दिए हुए हैं 630 और 560, 630 560 ले लेंगे। उसमें जो प्रॉफिट शेयर लाए ना रिजर्व और रिटेन अर्निंग के रिजर्व में ऐड कर दीजिए और रिटेन अर्निंग के रिटेन अर्निंग में ऐड कर दीजिए, फिगर्स आ जाएंगे। इसमें ऐड कर दीजिए जो बार्गेन परचेज का फिगर आया था, तो ये आ गया कंसो के लिए 1966 का हमारा रिजर्व का फिगर। फाइनली वी आर रेडी फॉर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट सिंपली ऐड हो जाएंगे, लाइबिलिटी सिंपली ऐड हो जाएगी, इन्वेंट्री में एक एडजस्टमेंट है, बाकी शेयर कैपिटल, इक्विटी यानी अदर इक्विटी और एनसीआई हमारा रेडी है। तो यहाँ पे देखिए पीपी तीनों के एसेट सिर्फ ऐड किए, इन्वेंट्री तीनों की ऐड की, उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस कर दिया, ट्रेड पे रिसीवेबल तीनों के ऐड किए, बिल रिसीवेबल ऐड किया, पर बिल रिसीवेबल ना बैलेंस शीट में इंटर कंपनी ओइंग दी हुई है, तो इंटर कंपनी ओइंग को माइनस कर दिया सिंपली। कौन किसको रीपे करना चाहता है, कौन क्या, वो मैटर ही नहीं करता, सिंपली माइनस कर दीजिए। तो 245 105 माइनस हो गया। कैश तीनों का ऐड कर दिया, टोटल एसेट्स आ गए 7728। लाइबिलिटी साइड शेयर कैपिटल सिर्फ एक्स का आएगा, सिर्फ एक्स का आएगा, ये ध्यान में रखना है। पहला रिजर्व वर्किंग नोट से निकाल लिया, एनसीआई निकाल लिया था, ट्रेड पेबल तीनों के ऐड हो गए, इंटर कंपनी ओइंग तो एलिमिनेट कर दी जा चुकी है, तो टोटल आ रहा है 7728। इससे हमारी बैलेंस शीट हो जाती है टैली। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन चेन होल्डिंग से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा और यही आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1B। Silver Limited is in the process of acquiring shares of Blue Limited as a part of business reorganization plan. The projected free cash flows आपको दिए हुए हैं, Ind AS 113 का क्वेश्चन है, अगेन इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से। तो आपको कैश फ्लोज दिए हैं, एंड की टर्मिनल वैल्यू दी हुई है। उन्होंने बोला है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, जो क्लियरली बताता है कि आपको ये पूरे कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। द डेट ऑन दैट डेट इज 2195 करोड़, तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आएगी डेट आउटफ्लो है इसलिए माइनस हो जाएगा। फ्री कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 159, ये ऐड हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से, तो आपको मिल जाएगा पर शेयर वैल्यू, ठीक है। 4 डेसिमल्स तक के सॉल्व करने कहा है, क्वेश्चन बहुत क्लियरली बोल रहा है। तो पहले पूरा का पूरा जो कैश फ्लो दिया है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। मेरे हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 4941.24। मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये मैंने खुद मैन्युअली सॉल्व किया है, हो सकता है कि कोई एक आध कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो गया हो, अगर ऐसा कुछ हो गया होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो टर्मिनल वैल्यू तक के पूरा का पूरा प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया है, 4914 आ रहा है, उसमें से डेट माइनस किया और कैश इक्विवेलेंट ऐड कर दिया, डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर्स 12.8 करोड़ से, 12.8 करोड़ से, तो ये पर शेयर वैल्यू में कुछ तो गड़बड़ होगी, 2905.45 डिवाइडेड बाय 12.8, 226.99, 226.99 आ रही है हमारे एक शेयर की वैल्यू, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन। 1st April 2021, Mohan Limited sold goods to Hari Limited at a consideration of 7,50,000. Indian Accounting Standard 115.
115 से क्वेश्चंस पूरे मॉड्यूल से आए और कंपेरेटिवली ईजी आए, इतने ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आए। रिसीवेबल्स आर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,50,000 ईच। पहला रिसीट इमीडिएट डेट पे है, दूसरा 1 साल बाद, तीसरा 2 साल बाद। कंपनी इज ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 5% विच इज 37,500 इफ द पेमेंट इज मेड फुल। अगर आज ही पेमेंट कर देते हैं, मतलब आज अगर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है तो आज रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज होगी, कितनी होगी? 7,50,000 में से 37,500 माइनस कर दीजिए, इतनी की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी। अफेक्टिव रेट उन्होंने दिया है 7,50,000 रुपीज़ की सेल हुई, इसलिए 750 का रेवेन्यू उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया। एज द मैनेजमेंट करेक्ट? तो हम लिखेंगे नहीं भाई, मैनेजमेंट करेक्ट नहीं है। इंड एस 115 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए 712,500। कुछ स्टूडेंट्स हमेशा मेरे को डाउट पूछते हैं, सर पीवी निकाल के करना चाहिए ना, पीवी का रेट दिया हुआ है। तो आप पीवी निकालेंगे तो भी उतना ही आ रहा है, इसलिए मैंने एक बार सॉल्व करके दिखा दिया। रिक्वायर्ड नहीं है ये एग्जाम में, ये नहीं करना है एग्जाम में। एग्जाम में तो उतना आंसर सफिशिएंट है, मतलब सिर्फ वन लाइनर नहीं लिखना पड़ेगा, मैनेजमेंट ने क्या किया, इंड एस 115 क्या बोलता है उसके बाद ही आंसर देना है, बट दिस आंसर विल बी सफिशिएंट। ठीक है, 6 मार्क का क्वेश्चन है। अगला सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था। 2 प्रोजेक्ट्स है, एक लुधियाना चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे का, जिसके अंदर में टोटल एक्सपेंस अभी तक 100 का हो चुका है। एस्टिमेटेड है कि 200 करोड़ का टोटल खर्चा होगा। फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रहेगा 220 करोड़ रुपए, जो कि आपको मिलना चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। टोटल कैश फ्लो है 350 करोड़, गवर्नमेंट आपको 350 करोड़ दे रही है, जबकि फेयर वैल्यू रोड बनाने का 220 करोड़ है। तो डिफरेंस कितनी इस चीज़ का है? उन्होंने बोला इसमें से एक तो है फाइनेंशियल रेवेन्यू 30, क्योंकि गवर्नमेंट लेट पैसा देगी, उसका रेवेन्यू है 30। तो करना क्या है, जब रोड कंप्लीट हो जाएगा, जब रोड कंप्लीट हो जाएगा ओवर द पीरियड, जैसे जैसे रोड कंप्लीट हो रहा है, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड से रेवेन्यू रिकॉग्निशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, रेवेन्यू रिकॉग्निशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करते रहेंगे 220 के हिसाब से, 220 के हिसाब से। ठीक है, सो 220 और कॉस्ट 200, उसके बेसिस पे प्रॉफिट बुक होता रहेगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे 220 नहीं आ रहा होगा फॉर सम रीजन, कोई नहीं। ओके, फाइनेंशियल रेवेन्यू जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके ओवर द पीरियड रिकॉग्नाइज होगा 30 करोड़। अब ये हो रहा है 250, पर ओवरऑल है 350, तो बचा हुआ 100 शायद मेंटेनेंस का होगा। अदर इनकम रिलेट्स टू सर्विस ड्यूरिंग द ऑपरेशन फेज, तो जैसे जैसे आप वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे वैसे वैसे उसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जो फिक्स कंसिडरेशन है उसमें ऐसा होता है। दूसरा है वेरिएबल कंसिडरेशन, यानी टोल कलेक्शन है। उसमें उन्होंने बोला कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 150 है, ओवरऑल फेयर वैल्यू है 200 करोड़। तो जिस दिन ये काम कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन ये काम कंप्लीट हो जाएगा 150 का पूरा एक्सपेंस हम बुक कर देंगे और 200 करोड़ का इनटैंजिबल एसेट और रेवेन्यू दिखा देंगे। 200 करोड़ रुपए का इनटैंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। ठीक है, 150 का खर्चा। अब जैसे जैसे टोल कलेक्शन होगा, जब जब होता रहेगा, वैसे वैसे उसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते रहेंगे, तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो वी आर मूविंग एट अगले क्वेश्चन की तरफ, सी पार्ट। An entity enters into a contract for sale of product for 10,000 rupees. As a part of contract, entity gives customer 40% discount voucher for future purchases. अगर आप फ्यूचर में खरीदी करेंगे तो 40% डिस्काउंट अप टू 8,000 इन नेक्स्ट 30 डेज। अब वो बोलते हैं हम वैसे भी 10% डिस्काउंट तो देने ही वाले हैं इन नेक्स्ट 30 डेज, पर ये 10% और 40% एक साथ यूज़ नहीं हो सकता, यानी अफेक्टिवली कस्टमर को 30% का बेनिफिट है। अफेक्टिवली कस्टमर को जो फायदा हो रहा है वो 30% का हो रहा है। The entity believes that there is 75% likelihood that customer will redeem the voucher and on an average वो 5,000 की खरीदी करेगा, 5,000 की खरीदी करेगा। मतलब आज कस्टमर क्या लेके जा रहा है, आज कस्टमर 10,000 के गुड्स लेके जा रहा है, एक 10,000 के गुड्स, दूसरा 5,000 की वो फ्यूचर में खरीदी करेगा, उस पर 30% का बेनिफिट, 30% का बेनिफिट, इसकी 75% लाइक्लीहुड इंटू 0.75 यानी 1125। तो कस्टमर आज 10,000 और 1125 टोटल इतना बेनिफिट ले जा रहा है। 1125 तो वो फ्यूचर में लेगा हमसे, तो उसका रेवेन्यू हम आज नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होगा, 10,000 रुपये जो हमको आज मिले डिवाइडेड बाय 1125 जो ओवरऑल उसको मिला है फायदा, मल्टीप्लाइड बाय 10,000 के गुड्स वो आज लेके चला गया, फेयर वैल्यू 10,000 के गुड्स इज इक्वल टू 8989 का रेवेन्यू आज रिकॉग्नाइज कर देंगे। आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ फिगर 8989। तो आई फील कि इतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए। 10,000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 1125, ठीक है, 8989। चलिए, तो वी आर मूविंग एट। अब मैंने बहुत फास्ट सॉल्व कर दिया है,
एग्जाम में आपको डिटेलिंग भी देना पड़ेगा, थियरी देंगे, इंड एस 115 क्या बोलता है वो पहले अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो पूरे मार्क्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन का कुछ पार्ट आपके वीडियो में से कट रहा है, पर अगर आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद में आपको मिल जाएगा। मैं डाउनलोड लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकें। चलिए, Violet Limited is a beverage manufacturing company having various plants across India. There is a machine A, ये इंडिया 36 का इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन है जिसमें हम वो एलिया लिमिटेड बोल रहे थे। A in सूरत प्लांट फॉर बॉटलिंग, देर इज वन मोर मशीन B क्लब्ड विथ मशीन A। तो मशीन A तो इंडिपेंडेंटली भी यूज हो सकती है पर B इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकती, B A के साथ ही हो सकती। तो A तो एक CGU है पर A और B मिलके भी एक CGU बन रहे हैं। ठीक है, तो हमें A और B के वाला जो CGU है उसका इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है। A individually has an output and can be sold independently. B cannot be sold in isolation. कंपनी के पास CGU है जिसकी इन्वेंट्री है 1.65 की और गुडविल है उसमें 1.5 का। तो ये CGU टोटल A, B, इन्वेंट्री और गुडविल ये चारों से मिलके बनता है। मशीन A परचेज किया था 1 अप्रैल 16 को। ध्यान रखिए हम टेस्ट कर रहे हैं 31 मार्च 21 को। क्वेश्चन का पहला पार्ट, अगर आप सिर्फ लास्ट वर्ड पढ़ लेंगे तो आप डिप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो 31 मार्च 21 आपको बताया गया है कि 12 लाख में मशीन खरीदा था, 60,000 उसकी रेसिडियल वैल्यू थी, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 5 साल हो चुके हैं। तो पहले तो WDV जानना पड़ेगा इस मशीन का। वैसे ही B खरीदा था 1 अप्रैल 18 को, तो 18, 19, 19, 20, 20, 21 3 साल हो चुके हैं। 5 लाख की मशीन खरीदा था, 0 रेसिडियल वैल्यू। तो पहले मशीन्स की WDV निकाल लेते हैं। मशीन A, ये ज़रा सा ना अपन एडजस्ट कर लेते हैं एक बार फटाफट, थोड़ा सा मुझे चलिए। तो मशीन A खरीदी गई थी 12 लाख रुपए की, 60,000 रेसिडियल वैल्यू, 10 साल की लाइफ थी, 5 साल हो चुके थे। तो इसके बेसिस पे हम डिप्रिसिएशन निकाल देंगे पर एनम 12 लाख माइनस 60,000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 10, 1,14,000। 5 साल हो चुके हैं तो 5 साल का डिप्रिसिएशन हो गया 5,70,000। माइनस कर दीजिए 12 लाख में से तो आ जाएगा 630। कुछ स्टूडेंट्स को आदत होती है 12 लाख माइनस 60 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई रिमेनिंग लाइफ, तो इससे आंसर गलत आ गया होगा, आपने 570 लिख दिया होगा तो मार्क्स गए। ठीक है, तो ये गलती होती है स्टूडेंट से, ध्यान रखिए जब रेसिडियल वैल्यू दिया रहता है तो रिमेनिंग लाइफ के बेसिस पे एसेट वैल्यू मत निकाला कीजिए। 630 और दूसरी मशीन है B, 5 लाख की खरीदी थी, रेसिडियल वैल्यू 0, रेसिडियल वैल्यू 0, यूजफुल लाइफ इसकी कितनी थी 10 ईयर्स थी ना, दोनों मशीन की लाइफ 10 ईयर्स है। 3 साल हो चुके हैं तो 3 साल में 1.5 लाख का डिप्रिसिएशन, 7 साल 3.5 लाख। यहाँ आपने रिमेनिंग लाइफ से किया होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब आपको A का कैश फ्लो दिया है। जब आप A का कैश फ्लो लेते हैं तो आखिरी वाला एक्सक्लूडिंग रेसिडियल वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है उसमें रेसिडियल वैल्यू आप ऐड कर देंगे और फिर PV निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू 10% से निकालना है, तो 10% से अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, अगेन आई थिंक 4 डेसिमल स्पेसेस लिखा है क्वेश्चन में, तो 4 डेसिमल स्पेस तक के, इसीलिए मैंने सॉल्व किया है इसको। ठीक है, 4 डेसिमल स्पेसेस तक के कैलकुलेट करना था। तो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 582,704, 582,704। कैलकुलेशन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट मोस्टली मोटा मोटी यही वाली वैल्यू आना चाहिए जितना कि मुझे समझ में आता है। ठीक है, ओके, 582,704। अब आपको इसके अलावा उन्होंने बोला है कि ये जो मशीन है ये बेच सकते हैं 8.5 लाख में, पर बेचने के लिए डिसमेंटल करने का कॉस्ट लग जाएगा 1.6, पैकेजिंग के कॉस्ट लग जाएंगे 30 और लीगल फीस लग जाएगी 68। तो अगर हम ये सब माइनस करें तो ये हो रहा है 5,92,000, 5,92,000। तो ये हो गया हमारा वैल्यू इन यूज़ के बाद रिकवरेबल अमाउंट 5,92,000, सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर रिकवरेबल अमाउंट होता है, यानी 592। तो 592 के रिकवरेबल अमाउंट के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग कैरिंग वैल्यू 630 को, तो हमको दिखता है कहीं ना कहीं इम्पेयरमेंट है 38,000 का। पर ये इम्पेयरमेंट CGU के बेसिस पे पहले देखेंगे क्या CGU इम्पेयर्ड है, मतलब ये इम्पेयरमेंट हो सकता है, दिस इज द मैक्सिमम इम्पेयरमेंट ऑफ ए, मैक्सिमम इम्पेयरमेंट ऑफ ए, इससे ज़्यादा ए इम्पेयर नहीं हो सकता। पर पहले ये देखेंगे क्या CGU ओवरऑल इम्पेयर्ड है क्या। तो अब अगर हम CGU की बात करें तो
CGU की वैल्यू है 10 लाख, रिकवरेबल अमाउंट है 10 लाख। तो CGU में आ रहा है एक तो ये मशीन A, फिर मशीन B, ठीक है, 630, 350, इन्वेंट्री 165 की दी हुई थी जहाँ तक मुझे याद है, और 150 का गुडविल। तो ओवरऑल 630, 350, 165 और 150, 12,95,000, रिकवरेबल अमाउंट 10 लाख, यानी 295 का इम्पेयरमेंट। तो 295 के इम्पेयरमेंट में से ए का 38 का इम्पेयरमेंट निकल गया था पिछले स्टेप पे। गुडविल सबसे पहले इम्पेयर करते हैं ऑब्वियसली, तो 150 पहले गुडविल इम्पेयर हुआ, फिर 38 ए का। रिमेनिंग इन्वेंट्री को नहीं दे सकते, इन्वेंट्री को अलाउड नहीं होता इंडिया 36 में, तो बचा हुआ पूरा बी इम्पेयर हुआ। तो बी के इम्पेयरमेंट के बाद वैल्यू आ रही है 592, 243, 165 की इन्वेंट्री, ओवरऑल 10 लाख। अब नेक्स्ट ईयर का डेटा दिया उन्होंने कंटिन्यूटी में। In the next year, company assessed the recoverable amount of CGU to be 11 lakh. Recoverable amount of machine A 550 and A and B combined is 8 lakh rupees. A and B combined is 8 lakh rupees. ठीक है, तो 8 लाख का A and B का कंबाइंड रिकवरेबिलिटी है। इसमें हम इन्वेंट्री अगर अज्यूम कर रहे हैं कि 165 की इन्वेंट्री भी हमारे पास पड़ी है अगर मान लेते हैं, तो हमारे पास मशीन A, मशीन B और इन्वेंट्री है। रिकवरेबल अमाउंट 8 लाख में ही ऐड कर देंगे। अब आप बोलेंगे सर वहाँ तो ओवरऑल रिकवरेबल अमाउंट 11 लाख दिया हुआ है ना, तो वो क्यों नहीं? क्योंकि अभी फिलहाल हमको इन्वेंट्री का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि इन्वेंट्री में और क्या इंक्लूडेड है, इसलिए हम इन्वेंट्री को एज इट इज कॉस्ट पे ऐड करके दिखा रहे हैं। जैसा इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में किया, हम वही बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं, हमने बस वो बेस रखा है इंस्टीट्यूट के जैसा मॉड्यूल में किया है वैसे। तो अब 592 की मशीन, रिमेनिंग लाइफ 5 साल, रेसिडुअल वैल्यू वही 60,000, तो पहले डिप्रिशिएटेड वैल्यू निकालेंगे। 592 माइनस 60,000 डिवाइडेड बाय 5, ये हो रहा है 1,06,400। ये 592 से माइनस करें तो 4,85,600। मशीन बी 243, 7 साल की लाइफ बची थी, डिप्रिसिएशन आ रहा है 34714, इसे राउंड फिगर में 34715 किया हुआ है, ठीक है। तो 34715 माइनस 2,43,000, तो वैल्यू आ रही है 2,08,285। इन्वेंट्री एज इट इज 165 ऐड कर दिया, हमने बोला कि 8,58,885 ओवरऑल कैरिंग अमाउंट है। रिकवरेबल अमाउंट एक तरह से हम देखा जाए तो सिर्फ 8 लाख से कंपेयर कर रहे हैं, यही बोलना चाहिए हमने कि 8 लाख से अगर हम कंपेयर करें, एट लाख से अगर हम कंपेयर करें तो 8 लाख का ओवरऑल रिकवरेबल अमाउंट, जिसमें से 5.5 लाख रुपए की रिकवरेबल अमाउंट एक ही है, 5.5 लाख रुपए रिकवरेबल अमाउंट एक ही है। मतलब जो डिफरेंशियल अमाउंट है, डिफरेंशियल अमाउंट वो है बी का रिकवरेबल अमाउंट 2,50,000, ठीक है। 5.5 लाख 2,50,000, इन्वेंट्री का मान रहे हैं सेम वैल्यू 1,65,000, उसी बेस पे आगे बढ़ रहे हैं। अब रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की बात हो गई, ये तो एक तरह से रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की बात होगी ना, क्योंकि यहाँ वैल्यू आ रही है 858, 855 और वहाँ आ रही है 965, है कि नहीं। तो रिवर्सल में हम देखते हैं कि अगर ये इम्पेयर नहीं हुआ होता तो एसेट कितने का दिख रहा होता, इम्पेयरमेंट नहीं हुआ होता तो एसेट कितने का दिख रहा होता। तो ये 592 था, 592 अगर इम्पेयर नहीं हुआ होता तो 630, इम्पेयर नहीं हुआ होता तो 630। इसका हर साल का डिप्रिसिएशन का वैल्यू हमने निकाला था 1,14,000, तो 630 में से 1,14,000 माइनस किया तो 516, यानी इम्पेयर नहीं हुआ होता तो 516 पे दिख रहा होता। ये अगर इम्पेयर नहीं हुआ होता तो 350 पे दिख रहा होता, बराबर है, 3 लाख पे दिख रहा होता। ओके, तो 516 और 3 लाख कहाँ गया, ये रहा 516 और 3 लाख। इन्वेंट्री 1,65,000 रुपए के ऊपर में, ओके। रिकवरेबल अमाउंट 5.5 लाख, 2.5 लाख और 1,65,000। तो मशीन ए को तो 5,16,000 पे कर सकते हैं, वो बात तो सही है। मशीन बी का रिकवरेबल अमाउंट हम 2.5 लाख बोल रहे हैं, अगर इम्पेयर नहीं हुआ होता तो 3 लाख होता है, इसलिए उसकी वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट कर दिया हमने कितने पे, 2,50,000 पे, ठीक है। अब ये वाला पार्ट मैं मेरे तरफ से डाल रहा हूँ कि 2,50,000, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है कंपेरेटिवली आंसर को, ओके। अगर आप देखेंगे तो 965 का रिकवरेबल अमाउंट है और ये 981 हो रहा है,
तो वैसे भी हम लोग पढ़ के बोल सकते हैं कि नहीं यार पूरा का पूरा रिवर्स तो नहीं हो सकता, पर 11 लाख से कंपेयर करेंगे तो आप एक तरह से बोल देंगे कि हाँ यार पूरा का पूरा रिवर्सल पॉसिबल है। इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने पूरा रिवर्स कर दिया हो 3 लाख रुपीज़। अगर मैं 11 लाख रुपए से के ओवरऑल रिकवरेबल अमाउंट के बेसिस पे बोलूँ, यानी मैं ये नहीं मानूँ कि 8 लाख ए और बी का रिकवरेबल अमाउंट है तो इसका मतलब बी का बचा हुआ ही है, बी का बचा हुआ ही है और उसके बेसिस पे बी को बोल रहा हूँ कि बी तो बिना ए से क्लब किए यूज ही नहीं हो सकती ना, तो हाउ कैन आई से कि बी का रिकवरेबल अमाउंट कुछ है। यानी 11 लाख से कंपेयर करूँ तो पूरा का पूरा रिवर्सल 3 लाख तक के सही होना चाहिए। बट अगर हम 8 लाख को बेस लेके सॉल्व कर रहे हैं जैसा इंस्टीट्यूट सॉल्व कर रहा है और मैं भी उसी कंटिन्यूटी को आगे रख रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं पता है, ईयर टू के एंड में इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं पता, हम तो अज्यूम कर रहे हैं लास्ट ईयर 165 की थी वही कंटिन्यूट रही होगी। तो जो रिवर्सल है वो मैक्सिमम रेस्ट्रिक्टेड टू 250 होगा, 250 से ज़्यादा रिवर्सल नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे 2,08,285 दिख रहा है, रेस्ट्रिक्टेड टू 250, उससे ज़्यादा रिवर्सल नहीं होगा। तो आई बिलीव यहाँ पे आंसर कैसा रहता है उसमें गड़बड़ हो सकती है। कुछ स्टूडेंट ने 3 लाख आंसर दे दिया होगा, मैं नहीं जानता कि वो आंसर सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। क्या 3 लाख रुपए पूरा का पूरा रिवर्स करने पे इंस्टीट्यूट मार्क्स देगा? आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, यू हैव टू वेट फॉर इंस्टीट्यूट आंसर। क्या कायदे से हो सकता है? अगर हम रिकवरेबल अमाउंट 11 लाख को बेस माने, जो मेरे को हमेशा सही लगता है कि हाँ 11 लाख को बेस मान के करना चाहिए, तो हाँ 3 लाख तक हो सकता है। बट आई स्टिल फील कि आंसर यही रहेगा 250 और इंस्टीट्यूट इसके बेसिस पे मार्क देगा। तो यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है ये पॉइंट के लिए, तो सजेस्टेड आंसर का वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, सो मूविंग हेड, मुझे सबसे ज़्यादा इसी क्वेश्चन में था कि मेरे को लग रहा था मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है, मे बी, अभी तक तो नहीं लग रहा कि किया है, बाकी देखते हैं। चलो, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3B। क्वेश्चन इस बार के आरटीपी एमटीपी से आया था। बहुत अच्छी बात ये हुई कि इस बार के अगर आप आरटीपी देखते हैं और एमटीपी देखते हैं तो आरटीपी एमटीपी से मिला के करीब करीब 25 से 30 मार्क के क्वेश्चंस पूछे गए। पहला कंपलसरी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, और भी बीच में एक क्वेश्चन था। तो ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे फाइनेंशियल गारंटीज का भी क्वेश्चन आया था। इनफैक्ट 25-30 भी मैं कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा ही मार्क्स का आया था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि कोई स्टूडेंट अगर इस बार सिर्फ आरटीपी एमटीपी अच्छे से पढ़ के गया तो भी एफआर में पास होना बहुत ईजी था उसके लिए। चलिए कोई नहीं। तो इंडिया 12 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने, वहाँ डेप्रीसिएशन का फिगर भी दिया हुआ था आरटीपी में, यहाँ उन्होंने वो फिगर नहीं डाला। तो आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट दिए हैं, फिर उन्होंने बोला टैक्स रेट 30% है, कुछ और एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, और फिर उन्होंने बोला बताओ रिकनसाइल करो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल टैक्स एंड ये, क्योंकि जो हमारे उन कंपनी के CFO है वो बोलते हैं मैं प्रॉफिट पे 30% मल्टीप्लाई करूँ तो 225 का टैक्स हो रहा है, बट एक्चुअल पेड इज 211, ऐसा क्यों? तो चलिए देखते हैं। पहला तो है पेनल्टी परमानेंट डिफरेंस, इसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। डोनेशंस आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो इन सबको तो बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस, इसके ऊपर तो टैक्स लगना ही था। तो पहला बेस तो हमने ये ऐड किया, ये देखो उन्होंने जो 225 निकाला सिंपली, तो इसमें एक हो गया पेनल्टी का डिफरेंस, गुडविल का डिफरेंस, डोनेशन का डिफरेंस, जिसके कारण 19.05 से सीधा सीधा आपका टैक्स बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो 5 लाख पे टैक्स नहीं लगा। लॉन्ग टर्म कैप गेन के ऊपर में 12 लाख पे सिर्फ 10% टैक्स लगा, तो यहाँ 20% की सेविंग होगी। ओके, साइंटिफिक रिसर्च एक बचा है, साइंटिफिक रिसर्च पे 150% का डिडक्शन मिला, तो हम तो सिर्फ 10 लाख का डिडक्शन पकड़ रहे हैं, आपको 5 लाख पे और डिडक्शन मिला है, तो 5 लाख पे 30% फर्दर डिडक्शन मिल रहा है, 5 लाख पे 30%, डिविडेंड इनकम के ऊपर में 30%, और लॉन्ग टर्म कैप गेन पे 20% की सेविंग्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैप गेन पे 20% की सेविंग 2.4, तो यहां तक के पैसे बच गए, यहां तक टैक्स नहीं लगा। ओके, तो 1.5 से टैक्स कम लग रहा है, 1.5 का टैक्स कम लग रहा है, और एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा है। ओके, लॉन्ग टर्म कैप गेन के ऊपर में टैक्स 20% से नहीं लग रहा है। एग्री इनकम है 65, तो 65 पे 30% भी सीधा सीधा सेविंग है, उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं है, तो एग्री इनकम के ऊपर में 19.5, ठीक है। यूएस से आए हुए प्रॉफिट पे 20% टैक्स है, हैज पेड अ टैक्स एट द रेट ऑफ 20%, तो यहाँ भी शायद डिफरेंशियल टैक्स की बात हो रही है, डिफरेंशियल टैक्स 10% 7.5, ओके, टैक्स इफेक्ट ऑन विच डिफरेंशियल टैक्स रेट इज एप्लीकेबल, यानी 10% का टैक्स हमको पे करना पड़ा। ओके, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक तो 19.05 वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ा, ठीक है, -1.5 का टैक्स नहीं भरना था, 21 का एग्जेम्प्ट पे टैक्स नहीं भरना था, और डिफरेंशियल टैक्स 9.9 की सेविंग हुई है, तो ये पूरा माइनस करेंगे तो 13.35 कम पे करना पड़ा, जिसके कारण 211.65 आ रहा है। तो सिंपल एक रिकन्सिलिएशन था, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था,
दिखता बहुत लेंदी है तो डर लगता है देख के, अरे यार क्या होगा, बट अगर आप सिर्फ सॉल्व किए होते हैं ऐसे बेसिक बेसिक कंसेप्ट लगा के, दिमाग में लगा के, तो आराम से मार्क्स मिल गए होते। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन थियरी है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, तो आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, मैं ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ। वी आर मूविंग एट टू क्वेश्चन नंबर 4A, फाइनेंशियल गारंटीज। 1 April 2021 फॉर्च्यूनेट लिमिटेड प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ 25 लाख फॉर 4 years। अब हमारी मॉड्यूल में ये 3 साल दिया है, तो किसी स्टूडेंट ने अगर हड़बड़ी में सॉल्व कर लिया होगा तो 3 साल कर लिया होगा तो मार्क्स चले गए होंगे, अदरवाइज 4 साल है, ठीक है, वो कभी कभी रटते हैं तो होता है ऐसा दिक्कत। 10% से अगर ये लोन पे गारंटी नहीं दी होती तो रेट होता 14%, मतलब मार्केट रेट 14% है, मार्केट रेट 14% है, तो जाहिर सी बात है दोनों का जो डिफरेंस है 4%, वो हमारा फाइनेंशियल गारंटी का फेयर वैल्यू हो गया। तो पहले वो निकाला, कैश फ्लो अगर 14% लगता, 25 लाख पे 14% तो 3.5 लाख, हम पढ़ रहे हैं 10% यानी 2.5 लाख, तो सेविंग हो गई 1 लाख की, 1 लाख की सेविंग आने वाले 4 साल। प्रेजेंट वैल्यू 14% से, ध्यान रखिए क्योंकि मार्केट रेट 14% है, वो तो आपने गारंटी दी इसीलिए 10% का रेट हो गया, तो 14% से प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 2,91,380, ये है 2,91,380 है फेयर वैल्यू ऑफ दिस फाइनेंशियल गारंटी। अगर आपने ये पैसे लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं लिए हैं तो ये डिफर्ड रेवेन्यू है। एंट्री होगी ये, क्योंकि सब्सिडियरी के लिए किया गया, मोहन लिमिटेड गारंटीड बाय सूर्या लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी दिखेगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू यानी फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब ओवर द पीरियड जैसे जैसे एक एक साल कम होता रहेगा वैसे वैसे इससे रिलेटेड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। इंस्टीट्यूट ने जैसा टेबल बनाया है वैसे ही टेबल मैंने भी बनाया। 291,380, इस पर इंटरेस्ट ले लेंगे 14% से, क्योंकि 14% से डिस्काउंट हुआ है। डिफरेंस 1 लाख का था जिसको हमने प्रेजेंट वैल्यू लिया था, हमें पैसे आ नहीं रहे, बस ये डिफरेंस 1 लाख है जिसका पीवी लिया था इसलिए वो माइनस किया है, तो इससे एक टेबल बनता है। अब ये टेबल में ये जो डिफरेंस है ना, कितने से ये फाइनेंशियल गारंटी कम हो रहा है, 291 से 232 हो गया है ना, 1 लाख माइनस 40793, तो ये हो गई हमारी रेवेन्यू 59207 फर्स्ट ईयर एंड की रेवेन्यू, 32504 माइनस 1 लाख, कायदे से नेक्स्ट ईयर की रेवेन्यू 67496 होना चाहिए, कायदे से अगले साल की रेवेन्यू 76945 होना चाहिए, और उसके नेक्स्ट ईयर की रेवेन्यू 87732, जिसके बाद ये फाइनली जीरो हो जाएगा, यानी फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट टू रेवेन्यू ऐसा होना चाहिए। हाउएवर प्रोबेबिलिटी भी देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, तो कितने का प्रोविजन रहना चाहिए, यानी लायबिलिटी कितने की दिखना चाहिए, तो बोल रहे फर्स्ट ईयर एंड में 2% चांसेस है कि लॉस होगा, 2%, तो 25 लाख का 2%, 25 लाख का 2% हो गया 50,000, यानी कि प्रोविजन 50,000 का दिखना चाहिए। हमारे बुक्स में फर्स्ट ईयर एंड पे अगर टेबल के हिसाब से गए तो प्रोविजन 232 दिख रहा है, तो विच इज़ गुड, यानी मैं रेवेन्यू 59207 की दिखा सकता हूँ, उतने से इसको कम कर सकता हूँ, तो 50,000 और 232 विच एवर इज हायर पे रखना पड़ता है। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में दिया है, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट वीडियो देखना है तो आपको सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना है फाइनेंशियल गारंटी सुमित सारडा, आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर रखा है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल गारंटी में से 59207 कम किया, उसके नेक्स्ट ईयर वो बोलता है 4% चांसेस है, 4% प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, तो 4% 25 लाख का 1 लाख होता है, हमारे बुक्स में 164 दिख रहा है टेबल के हिसाब से, तो 164 1 लाख विच एवर इज हायर पे रखना है लायबिलिटी को, तो 232 से 164 पे लाना है, तो देयर इज अ रेवेन्यू रिकॉग्निशन अगेन 67496। नेक्स्ट ईयर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 5% है, 5% हो गया 1,25,000, 1,25,000, और टेबल के हिसाब से वैल्यू दिख रही है 87732, तो हमको 1,25,000 पे रखना है, 1,25 पे रखना है कंपेयर टू 164,677 प्रीवियस क्लोजिंग, डिफरेंस का हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो नेक्स्ट ईयर हुआ। अब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है वो उसमें तो रिवर्सल हुआ है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा था, इसमें कम रखा उन्होंने, थोड़ा सा क्वेश्चन को अल्टर किया, बाकी आंसर सेम पैटर्न पे चल रहा है। आई होप इट इज क्लियर। चलो, तो वी आर मूविंग एट लीज मॉडिफिकेशन। लेसी एंटर्स इनटू 10 ईयर लीज, 6,000 स्क्वायर फीट की जगह है, लीज रेंट पेबल है 1 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ ईच ईयर, 1 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ ईच ईयर। लेसीज इंक्रीमेंटल रेट इज 8% per annum. Beginning of year 6, the lessee and lessor to amend the original lease to 3,000 स्क्वायर फीट, तो ओरिजिनल 6,000 स्क्वायर फीट 1 लाख रुपए पेबल था, तब रेट था 8%, आपने वो 6,000 को 3,000 कर दिया, तो कायदे से रेंट भी आधा हो जाना चाहिए 50,000, पर रेंट 60,000 किया गया, तो देयर इज रिडक्शन इन एरिया एंड इंक्रीज इन रेंट, लीज मॉडिफिकेशन कंबाइंड क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है 6% से रिवाइज रेंट को डिस्काउंट करना पड़ेगा। देखेंगे क्वेश्चन में 2 एस्पेक्ट्स है,
पहले रिडक्शन का अकाउंटिंग करेंगे, फिर इंक्रीज इन रेंट की अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। इस पूरे पेपर को पावर पॉइंट पे लिखते समय मुझे करीब करीब मेरे को ध्यान में है 4 घंटे लगे थे पावर पॉइंट में। अब इसमें पावर पॉइंट राइटिंग टाइम अगर आप रिड्यूस कर दें तो भी कंपेरेटिवली पेपर सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगा, ठीक है। अब मुझे 4.5 घंटे लग रहे हैं, उसमें भी मैंने बहुत शॉर्ट में चीज़ें लिखी है। आप अगर पेपर एक्चुअली लिख रहे हैं तो आपको तो कितना टाइम लगा होगा मैं इमेजिन नहीं कर सकता उस हिसाब से। चलिए, तो सबसे पहले तो हमने निकाला 8% से प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख का 6.71। देखिए ये रेट्स यहाँ दिए हुए हैं। जब क्वेश्चन में रेट दिए होते हैं ना तो आपको सिंपली वो पूरे के पूरे ऐड करने पड़ेंगे। 8% का जो रेट दिया हुआ है ना, ये सिंपली सबको ऐड करना पड़ेगा एन्युटी फैक्टर निकालने के लिए। तो दैट इज व्हाट इज डन। 8% से 1 लाख का 6.71 टोटल मुझे आया। फिर भी आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आपको भी उतना ही आ रहा है, मेरे को तो इतना ही आया। तो 671 आया। अब 671 पे बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 5 साल तक हमने क्या अकाउंटिंग किया, 671 पे 8% का इंटरेस्ट लिया। रेंट पेबल एंड ऑफ द ईयर है ना कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो उस पर 8%। लीज रेंट माइनस होगा तो 624। ऐसी ईयर एक बार चेक कर लेता हूँ। 53,680 सही जा रहा है। तो रफली ऐसे ही अगर आप 5 साल तक की अकाउंटिंग करते हैं तो बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 399,258 पे आपका ये वैल्यू दिख रहा है लीज लाइबिलिटी का। राइट टू यूज एसेट स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डिप्रिशिएट किया होगा ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। डिप्रिसिएशन हर साल 67,100 आ रहा है, तो वैल्यू आ रही है 335,500। क्योंकि एरिया रिड्यूस किया है 50% से, इसलिए लीज लाइबिलिटी भी 50% से कम कर देंगे, राइट टू यूज एसेट भी 50% से कम कर देंगे। तो 50% से कम कर रहे हैं अगर राइट टू यूज एसेट को, तो वो आ रहा है 167,750, उतने से कम भी हो गया, यानी राइट टू यूज एसेट क्रेडिट कम कर रहे हैं। लीज लाइबिलिटी का 50% कम हो रहा है 199,629, यानी लीज लाइबिलिटी डेबिट, ठीक है। डिफरेंस ऑब्वियसली बात है, लीज लाइबिलिटी डेबिट जो है वो ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो डिफरेंस पीएल में क्रेडिट हो रहा है। दोनों का डिफरेंस है 31,879, पीएल में क्रेडिट हो रहा है। अब जो रेंट है 60,000, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे यूजिंग 6%। पीवी फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो 5 साल के पीवी फैक्टर का एडिशन करना है। इसमें गलती करते हैं बच्चे, आपको जो 5 साल ऐड करना है वो पहले 5 साल ऐड करना है। ऐसा मत करना सर 6th ईयर से करना है, क्योंकि हम बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 पे पहुंच गए हैं, तो आज से 5 साल। ऐसा नहीं कि 6th ईयर एंड पे क्या होगा, हम बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 पे पहुंच गए हैं, इसलिए पहले 5 साल के पीवी फैक्टर्स लेने हैं। तो पहले 5 साल के जो पीवी फैक्टर्स आ रहे हैं उसका मेरा टोटल आया 4.2184, 6% से, ओके। और उसे 60,000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ रहा है 253,104। जो दिए हुए पी फैक्टर्स है वही लेना है। अगर 1 रुपये का भी डिफरेंस आया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 253,104 जो फिगर बुक्स में दिख रहा है लीज लायबिलिटी का 199,629 रिड्यूस होने के बाद, इसका मतलब आप इसको बढ़ा रहे हैं, कितने से बढ़ा रहे हैं, 53,475 से लीज लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं। लीज लायबिलिटी क्रेडिट, डेबिट होगा राइट टू यूज एसेट, इंक्रीज इन प्रिंट राइट टू यूज एसेट में जाता है, डिक्रीज पीएल में जाता है, ठीक है। तो डिक्रीज वाला पार्ट हम पहले पीएल में डाल रहे हैं, फिर इंक्रीज वाले पार्ट की अकाउंटिंग कर रहे हैं। चलो, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप सारे के सारे फिगर्स आपको समझ में आए होंगे, पूरे के पूरे हमने किस तरीके से कैलकुलेट किए। अगला क्वेश्चन, इंड AS 41 से हर्ड ऑफ 15 4-year-old काउस। अब मैंने जो कैलकुलेट किया उसे एक एक काउ का करके रखा है। आप लोगों को फेयर वैल्यू चेंज, फिजिकल वैल्यू चेंज और प्राइस चेंज बताने के लिए मल्टीप्लाई करना आपका काम है, ठीक है। 500,000 पर काउ, सब मिला के नहीं, पर काउ। वह हेल्ड बाय M डेयरी फार्म। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है। मिडिल ऑफ द ईयर आपने एक काउ खरीदा 4.5 साल की, यानी पुरानी काउ जो 4 साल की थी वो भी 4.5 की होगी। अभी एक और काउ खरीदी और एक काव बॉर्न हुआ है, ठीक है। नो काउस वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपको बिगनिंग एंड सबकी वैल्यू दी हुई है और उन्होंने बोला बताओ प्राइस चेंज। अब आपने जो खरीदा 4-year-old का वो 5 ईयर की होगी, तो एंड में उसकी 560 की वैल्यू होगी, 560। तो 500 से 560, 60,000 का ओवरऑल चेंज, 60,000 का ओवरऑल चेंज। आई होप इट इज क्लियर। जो गाँव आपने 520 की खरीदी वो भी तो 5 साल की होगी ना, 4.5 साल की थी, 5 साल की होगी, तो उस पर 520 और 560 40 का वैल्यू चेंज, ठीक है। जो 60 था उसको मल्टीप्लाई बाय 15 भी करना पड़ेगा, 15 काउस थी आपके पास। और जो काल्फ है न्यूली बॉर्न, तो
पैदा होते समय तो कोई पैसा नहीं लगा, वो हो गई 0.5 ईयर ओल्ड की, तो 440 की वैल्यू हो गई, तो आपका ओवरऑल गेन 440। ठीक है, तो अब प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं प्राइस चेंज की। तो प्राइस इज कंपेयरिंग सेम एज। 4 साल की गाय ही अगर आज खरीदते हैं तो 516 में मिलती है। 4 साल की गाय आज खरीदते हैं तो 516, तो 516 माइनस 500 जो ओरिजिनल कॉस्ट था। ठीक है, 16 का गेन, ये 60 में से 16 का गेन प्राइस चेंज है, और वही 516 560 हो गया, तो ये डिफरेंस हो गया फिजिकल चेंज। 4.5 साल की गाय आज लेने गए तो 540, तो 540 और हमने खरीदा 520 में, ये दोनों का डिफरेंस प्राइस चेंज, ये तो एक ही खरीदा था। ठीक है, और काल्फ सेम यानी न्यूली बॉर्न काफ, अब ये तो कुछ दिया नहीं है न्यूली बॉर्न काफ का क्या रहेगा, है ना, पर जब न्यू बॉर्न काफ हुई थी तो आज अगर न्यू बॉर्न काफ पैदा होती है तो 410 में बेच सकते हैं। तो 410 कंपेयर टू 0 ऑब्वियसली इज, कॉस्ट तो कुछ लगा नहीं ना, कंपेयर टू 0 इज कंप्लीट इज अवर प्राइस चेंज। अब जो हमने टोटल चेंज निकाला उससे प्राइस चेंज हटा दीजिए, पूरा फिजिकल चेंज। ओके, तो ये सॉल्व करके आना था। अगर ये आप लोगों ने किया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन, 6 मार्क्स आपको मिल गए होंगे। चलिए मूविंग एड, उन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट में भी बताइए कि पीएल में क्या गया होगा। पीएल में ऑब्वियसली इन दोनों के डिफरेंसेस पीएल में गए होंगे, और एसेट साइड बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में ये जो नीचे की वैल्यूज है वो वैल्यूज दिख रही होगी, तो वो भी निकालना था। सिर्फ टेबल निक बना देंगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, मूविंग एड, Jackson Limited is engaged in manufacturing and trading activities. It is in the process of preparation of consolidated statement for the group. During the year, company made a profit of 210 lakhs. 210 lakhs, of which 10 lakh is attributable to NCI. उसमें से 10 लाख NCI हो गया, मतलब हमारा प्रॉफिट जो EPS कैलकुलेशन का क्वेश्चन है वो हम लोग लेंगे 2 करोड़। 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर थे, हमने 2,50,000 शेयर्स और इशू किए, तो ऑब्वियसली बात है वेटेड एवरेज ले लेंगे, आधा मिडिल ऑफ द ईयर है तो 125 लाख शेयर्स ऐड हो जाएंगे 10 करोड़ में। तो ये पहला हमने वेटेड एवरेज निकाला होगा शेयर्स का, 1000 + 250 × 6/12 1125 lakhs। 40 लाख इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये EPS का पार्ट नहीं होते। 31 मार्च द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज डिस्क्रिशनरी। हावेवर नीचे लिखा है कि डिविडेंड डिक्लेयर किया था 0.1 पर शेयर, 0.1 पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 40 लाख, यानी 4 लाख का डिविडेंड दिया गया था इन लोगों को, तो 40 लाख इंटू 0.1, ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट से माइनस करेंगे EPS कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर्ड है प्रेफरेंस शेयर्स का। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है 9 करोड़ का 6% पे, इंटरेस्ट एनुअली पेएबल है, तो 9 करोड़ पे 6% हो गया 54 lakhs, 54 लाख का इंटरेस्ट, नहीं हाँ 54 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट। ये इशू हुआ 1 अप्रैल को, अब ये 1 अप्रैल 2020 को हुआ, और 1 अप्रैल 2021 को इन्होंने रेट दिया प्रिवेलिंग मार्केट 8%। आई डोंट नो ये क्या गड़बड़ हुई है, कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भी किया था सर इसमें कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ है वो मिसप्रिंट है, बाकी कुछ नहीं, आपको नॉर्मली सॉल्व करना है, आपको सिर्फ 1 अप्रैल 2020 मान के सॉल्व कर लेना है। मिसप्रिंट है इंस्टीट्यूट की तरफ से, पर उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स मिलेंगे ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो लॉजिकल है, ऑब्वियस है कि हाँ यार मिसप्रिंट हुआ है, अपने को 8% का ही रेट लेना है। ठीक है, तो आपको PV फैक्टर और एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है, हमें वो जो इंटरेस्ट है वो 8% से डिस्काउंट करना है। 9 करोड़ का 6%, 8%, 5 साल आपको PV फैक्टर दिया हुआ है, और जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे PV फैक्टर से, तो आपको मिल रहा है 8.2746, 8.2746, डिफरेंस इज इक्विटी कंपोनेंट। अब क्योंकि हम 31 मार्च 2022 का EPS निकाल रहे हैं, हमको 2 साल का टेबल बनाना पड़ेगा और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट माइनस करना है सेकेंड ईयर का। तो 827 से शुरुआत हुई थी, लैक्स में फिगर लिखे हैं, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का इतना आ रहा है, सेकेंड ईयर का 67.1725। हो सकता है मेरी तरफ से कैलकुलेशन मिस्टेक हो, वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ नहीं है, बाई चांस हो, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। तो 67 का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है बिकॉज प्रॉफिट इज ऑलरेडी आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है। पर सर डिविडेंड आपने माइनस किया, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो इक्विटी होंगे ना, लाइबिलिटी थोड़ी होंगे, इसीलिए माइनस किया। ठीक है, तो दिस डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, EPS मिल गया। डाइल्यूटेड EPS के लिए वो इंटरेस्ट ऐड करना है, जो इंटरेस्ट दिया हुआ था वो डाइल्यूटेड EPS के लिए ऐड करना है। ठीक है, उनको हम शेयर्स कितने देंगे, तो उसमें लिखा था 5 करोड़ शेयर्स देंगे,
5 करोड़ शेयर देंगे तो उसको 500 लाख अगर आप ऐड कर देते हैं तो उसके बेसिस पे मिल जाता है 1625। आई होप इट इज़ क्लियर। तो कुछ नया नहीं था। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल। ठीक है, अगर आपने वो देखा है तो आपने 100% सॉल्व किया होगा। कहाँ पे गलती हो सकती है वो मैं बता सकता हूँ। दिस वॉज अ लाइफ सेवर सी पार्ट ईपी अपना शेयर बेस्ड पेमेंट का क्वेश्चन तो इनफैक्ट हमेशा ही मेरे को लगता है कि लाइफ सेवर होता है। एग्जाम में आते हैं 6 मार्क एकदम अश्योर कर देते हैं। पिछले अटेम्प्ट में जहाँ तक मुझे याद है शायद नहीं आया था, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बट ठीक है इस अटेम्प्ट में फिर से आ गया है। हर अटेम्प्ट में आता ही है, 6 मार्क पक्के देता है। उसमें भी दिस इज इक्विटी विद SAR ऑप्शन। क्या करना था अगर आप कैश ले रहे हैं तो हम 70,000 शेयर देंगे। ग्रैंड डेट पे पहले दिन उसको मल्टीप्लाई करना है विदाउट रेस्ट्रिक्शन प्राइस 136। जल्दी में हम उसे 125 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दबाजी में, तो ये गलती हो जाती है। विदाउट रेस्ट्रिक्शन प्राइस लेना 136, और 80,000 अगर शेयर लेते हैं उसको 125 से मल्टीप्लाई करना है। देखना है कौन सा हायर है। तो 95, 20 और 100 लाख दो बन रहे हैं। ईसॉप की वैल्यू हायर आ रही है इसलिए टोटल 100 लाख की अकाउंटिंग होगी। डिफरेंस की अकाउंटिंग एज इक्विटी कंपोनेंट होगी यानी ईसॉप। ठीक है, 480। 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है तो 160 ईच ईयर। और ये जो SAR है इसका हर साल फेयर वैल्यू निकाल के उसके बेसिस पे उसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो SAR की फेयर वैल्यू फर्स्ट ईयर एंड पे 141 दी हुई है, तो 141 मल्टीप्लाइड बाय 70,000 इंटू 1/3 फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में वैल्यू 143 दी हुई है, तो 143 इंटू 70,000 का 2/3 माइनस जो फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज किया 3290। थर्ड ईयर में 146 के बेसिस पे 146 मल्टीप्लाइड बाय 70,000 माइनस जो ऑलरेडी पहले 2 साल में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत जल्दी मैं बोल दे रहा हूँ, पर एक्चुअल में तो मैंने पूरे सॉल्व किए तो वहाँ मेरे को कंपेरेटिवली टाइम लगा है। ठीक है, मैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे हैं, आप लोगों ने सॉल्व किया। अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं तो हमने RTP सीरीज़ ली है, MTP सीरीज़ ली है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करके रखे हैं। अगर आप वीडियो लिंक्स पूरे के पूरे हमारे देखेंगे तो उनमें तो ये क्वेश्चन वैसे भी मिलेंगे। इस बार नवंबर 22 का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम वापस से लाइव सेशंस भी शुरू करेंगे जिनमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम लोग बस पेपर को रिव्यू कर रहे हैं, इसीलिए चीज़ें बहुत फटाफट बोल दे रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। तो इफ़ यू आर अ May 23 और नवंबर 23 स्टूडेंट और आप ये देख रहे हैं तो आपको लगेगा यार बहुत फास्ट हो रहा है। तो क्योंकि हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं फॉर नवंबर 22, हाँ आंसर चेक की आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, उस बेसिस पे हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो मूविंग अहेड। आई थिंक वी आर नॉट डन। अगला क्वेश्चन 6 है, ऑरेंज लिमिटेड इज इन द प्रोसेस is preparing its annual financial statement for 31st March and discovered a provision for bonus of employees which was required to be recognized in annual statement for the year ending 31st March 2020 and was not recognized due to oversight. I think ये RTP MTP का क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा गया था। ओवरसाइट के कारण नहीं अकाउंट हुआ तो ये एरर है, आपको रेट्रोस्पेक्टिवली इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट करके। अगला क्वेश्चन 6B फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का काफ़ी इजी क्वेश्चन। आपको डिफॉल्ट रेट दिया और आपको दिए हुए हैं कि टोटल हमारे जो डेटर्स हैं वो हैं 6 करोड़ के। तो 6 करोड़ को पहले तो बांटना है, 3 करोड़, 1.5 करोड़, 13%, 8%, 4%। फिर उसके बाद आपको डिफॉल्ट रेट दिया हुआ है, डिफॉल्ट रेट 0.3%, 1.6, 3.6, 6.6, 10.6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट वन फ्रॉम इंडियस 108। देखिए आपको सेक्टर दिए और बताइए रिपोर्ट किस किस को करना है। हम प्रॉफिट सेगमेंट्स को अलग करेंगे, 1560, 3000 और 12,000 जो कि आ रहा है 16,560। लॉस सेगमेंट का टोटल अलग लेंगे, 4,600 और 9,000, 13,600। दोनों में से जो भी हायर है उसका 10% ले लेंगे। ऑब्वियसली 1656 हायर है, उस पर जो रिपोर्टेबल बन रहे हैं, ये तो नहीं बन रहा, 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों सेगमेंट रिपोर्टेबल बन रहे हैं और इन चारों सेगमेंट्स को आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। बहुत सिंपल था, इतना कुछ खास था नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनी लिमिटेड acquired 40% interest in another entity, Smart Limited. Determine that it is able to exercise significant influence and has paid a total consideration of 95 lakhs. ये क्वेश्चन भी इस बार के RTP MTP में था। 180 और 220 कॉस्ट, 180 के एसेट थे जिनकी वैल्यूएशन 220 कर दी गई। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये एसेट से रिलेटेड है जिसकी लाइफ 10 ईयर्स है। अब कुछ नहीं है, आपको उनका प्रॉफिट दिया है 16 lakhs। ठीक है, डिफरेंस है 40 लाख, डिवाइडेड बाय 4 लाख, हम एडिशनल डिप्रिसिएशन 4 लाख माइनस कर देंगे जो कि आ गया 12 लाख। ठीक है, अब 12 लाख में जो हमारा शेयर ऑफ है 40% वो हम हमारे इसमें ऐड कर देंगे। उन्होंने डिविडेंड दिया 24 लाख,
जिसमें हमारा शेयर 24 लाख का 40% है, जो हम हमारे इक्विटी मेथड में से माइनस कर देंगे। यानी हमने एंटिटी के शेयर्स खरीदे थे 95 लाख पे, इसमें ऐड करना है 12 लाख का 40%, 4.8 लाख, डिविडेंड 24 लाख का 40%, इसमें से माइनस हो जाएगा 9.6 लाख। जो डिफरेंस आ रहा है वो नेट हमारा क्लोजिंग रहेगा और कुछ नहीं। दिस इज इक्विटी मेथड, उसके ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। कंफ्यूजन हो सकता है कि डिविडेंड ज़्यादा है प्रॉफिट से, तो क्या करना है डिफरेंस का, यही करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए, दिस वॉज द कंप्लीट पेपर। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। सो ऑल द बेस्ट, इनफैक्ट गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर द रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट्स हमारे आने वाले हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। और किसी को भी फास्ट ट्रैक बैच परचेज करना है, लिंक invisor.com हमारी वेबसाइट की नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।